Good morning, everyone. So, today we are going to start a new unit for revision, that is ecology, and there are three chapters. So, today we are going to revise chapter number first, that is organism and population. तो क्विकली हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में किया गया है। पहले तो हमने इस चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन कंसेप्ट किए हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स किए हैं, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सभी कुछ हमने यहाँ पे किया हुआ है। फिर हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड इंटरेक्शंस पढ़ी थी कि दो पॉपुलेशंस जैसे या दो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमने पढ़ा था। ग्रोथ कर्व्स पढ़े थे एंड पिरामिड्स हमने स्टडी किए थे, एज पिरामिड्स। सो यही हमने इस चैप्टर में किया था, उसी को हम अब रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, how would you describe the interaction between orchid and mango? So this question is from the interaction of organism to organisms. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन की गई है हमें, दैट इज़ एक ऑर्किड प्लांट है जो कि मैंगो ट्री की एक ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज दिस? सो वी नो दैट कि जो ऑर्किड है उसे एक स्पोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, स्पोर्ट चाहिए। वो स्पोर्ट उसे कहाँ से मिल रहा है? मैंगो ट्री से मिल रहा है। तो मीन्स उसे क्या हो रही है, इससे हेल्पफुल, मतलब कि ये चीज़ उसके लिए हेल्पफुल है। मैंगो ट्री के ऊपर जो ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है उसे एक सपोर्ट मिल रहा है जिससे वो ऊपर जाएगा, ज़्यादा सनलाइट को अपने आप को एक्सपोज कर पाएगा। तो मैंगो ट्री उसके लिए हेल्पफुल है, बट इन रिटर्न मैंगो ट्री को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हेयर ऑर्किड इज बेनिफिटेड बट मैंगो ट्री इज नॉट बेनिफिटेड एंड नॉट हार्म्ड। तो इसके लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं दैट इज़ ज़ीरो। ना इसे बेनिफिट हो रहा है, ना इसे हार्म हो रहा है कोई भी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ interaction is called as commensalism. So this is called as commensalism, where only one organism get benefited और अदर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना उसे बेनिफिट हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है। So this is the first question from the interaction of the organisms. Look at the second question. A forest hardly has any carnivores. Census of the herbivorous animal were taken and plotted as a graph shown below. Identify the curve that will explain the population growth of herbivores. Give reason for your answer. So let's understand the term first, what we have given. That a forest जिसमें कोई हार्डली एक कार्निवोर्स बचा है। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रेडेशन करते हैं, जो हर्बीवोर्स को खा के ज़िंदा रहते हैं। तो उसके बाद जब कार्निवोर कोई बचा ही नहीं उस जंगल में, तो सेंसस की गई एक जिसमें हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है वो देखी गई। और जो जब पॉपुलेशन उन्होंने देखी तो उन्होंने एक ग्राफ की फॉर्म में वो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे शो की है। तो हमारे पास इस ग्राफ में दो कर्व्स हैं, कर्व ए एंड कर्व बी। वी नो कि ये दोनों ही पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स हैं। लेकिन अब हमने बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है उसके साथ यहाँ पे कौन सी कर्व मैच करेगी। तो वी नो कि एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी जानवर हैं जो घास वगैरह खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स मीन्स कार्निवोर्स, लाइक लॉइन हो गया, टाइगर हो गया। ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं ताकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो अब अगर ये वाले प्रेडेशन में कार्निवोर्स ही ख़त्म हो गए तो मीन्स उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखने वाला कोई भी नहीं है, उनका ना कोई शिकार करेगा, कुछ नहीं होगा। तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो एकदम बढ़ती जाएगी। तो और कैसे बढ़ेगी? अगर कोई मारने वाला ही नहीं वहाँ पे हुआ है, ठीक है,
उनको ख़त्म करने वाले ही नहीं वहाँ पे है, तो उनकी पॉपुलेशन एकदम एक्सपोनेंशली बढ़ेगी। तो इस एक्सपोनेंशली ग्रोथ को जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा दैट इज़ कर्व ई, population density, and with time this population will increase exponentially because there is no predator that is for the check of the population of the herbivores. So this curve A that represents the growth of the herbivores. Now second part is give reason for your answer. Why you say that this curve is for the statement that is mentioned here? Because in the statement, if the carnivores are not there, the population is going to be exponentially increase, and that is represented by this curve. That would be your reason. In the absence of predation or in the absence of carnivores animals, the population of herbivores increase exponentially. उनके पास फूड तो है, तो मारने वाला तो कोई भी नहीं बचा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे फिर, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगे, और दिस इज द कर्व फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन विद द प्रेडिशन। प्रेडिशन से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। Predation is usually referred to as a detrimental association. State three positive roles that predator play in an ecosystem. प्रेडेशन को हम अगर देखें तो कोई किसी को खा रहा है, मार रहा है, तो ये बहुत डेट्रीमेंटल एसोसिएशन बताई जाती है कि एक का ही नुकसान हो रहा है, दूसरा उसे खा रहा है, ठीक है। तो एक का नुकसान हो गया, वो मर गया, लेकिन दूसरा उसे खा रहा है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव रोल्स भी हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक इकोसिस्टम में कि किसी भी जो घास खाने वाले या हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखा जाए, उसके लिए प्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके पॉजिटिव रोल्स क्या हैं इस प्रोसेस के, सॉरी नॉट प्रोसेस, इट्स एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन। तो इस इंटरेक्शन के पॉजिटिव रोल्स क्या हैं? तो फर्स्ट कि प्रेडेशन जो है चेक पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है उसको चेक में रखता है। दिस इज द फर्स्ट positive side of the interaction. Second is it reduces intensity of competition between prey species. ना हमें पता है कि एक और इंटरेक्शन होती है कंपटीशन जिसको बोलते हैं, कि दो स्पीशीज़ ज़्यादा अच्छा खाना खाने के लिए, ज़्यादा स्पेस के लिए, ठीक है, या विद इन द स्पीशीज़ ही एक इलाके को लेके, इस एक एरिया को लेके कोई दो स्पीशीज़ या विद इन सेम स्पीशीज़ लड़ाई होती है, कंपटीशन होती है। तो उस कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया जाता है बाय द प्रेडेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो कार्निवोर है वो स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ किल होंगे या डिफरेंट स्पीशीज़ के किल होंगे, तो वो क्या करेंगे, कंपटीशन को कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक जंगल के अंदर टाइगर है, वहाँ पे वो डियर को भी खा रहा है, तो अगर डियर को वो खा रहा है तो उनका नंबर चेक में है, तो डियर के आपस में जो है वो कंपटीशन कम होगा। डियर के साथ साथ वो और ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहा है, ठीक है, नील गाय को भी खा रहा है, ठीक है। तो जो डियर और नील गाय के बीच में इंटरेक्शन है, ऑब्वियसली नील गाय इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डियर, तो उन दोनों स्पीशीज़ के बीच में भी जो है वो कंपटीशन जो वो कम कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड, that is the positive side of the predation. Last is it helps in the energy transfer. We know that कि
जो कार्निवोर्स होते हैं वो हायर लेवल पे होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो एनर्जी जो है वो हर्बीवोर से कहाँ पे जाएगी, कार्निवोर्स में जाएगी। तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पे होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र हमें पता है किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी एक सिस्टम में नहीं पड़ी रहती है, वो एक सिस्टम से एक ट्रॉफिक लेवल में नहीं रहती है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से जो वो है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी ये हेल्प करता है। तो दीज आर द 3 पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ द प्रिडिशन। फर्स्ट, it check the population of herbivores, it reduces the intensity of competition between prey species, and it helps in the energy transfer. Next, in whole unit of ecology the numericals are of great importance। यहाँ से बहुत ज़्यादा numericals आते हैं इस पूरी यूनिट से। हर चैप्टर के अंदर numericals हैं, 3 चैप्टर्स हैं इसके और तीनों चैप्टर्स के अंदर numericals हैं, ईजी हैं। तो हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने जा रहे हैं। इसमें 2 तरह के ही न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली। पॉपुलेशन से देखें, इन अ पॉन्ड देयर वाज अ 40 लोटस प्लांट। एक पॉन्ड के अंदर 40 जो लोटस प्लांट है वो प्रेजेंट है। आफ्टर अ ईयर द नंबर रोज टू 56। तो कितने ऐड हो गए, 16। पहले 14 थे, अब कितने ऐड हो गए हैं बीच में, 16 ऐड हो गए हैं, तभी नंबर 56 पहुंचा है। कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट, कि एक साल के अंदर कितने जो लोटस प्लांट है वो मीन्स कि उनका बर्थ हुआ है। तो अगर हमने बर्थ रेट निकालना है तो जो भी टोटल नंबर इंक्रीज़ हुआ है 16, उसको हम ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.4, मीन्स 0.4 पर ईयर। दिस इज द बर्थ रेट ऑफ द रोज प्लांट, सॉरी लोटस प्लांट। जितने भी लोटस प्लांट हैं वो 0.4 हमने, वी हैव टू कैलकुलेट द बर्थ रेट। हमने नंबर ऑफ बर्थ नहीं कैलकुलेट करने, बर्थ रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बर्थ रेट जो है वो किस में आएगा, 0.4 पर ईयर में आएगा, ठीक है। तो एक साल में 0.4 प्लांट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल है ये भी। सो इस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि हमने बर्थ रेट कैलकुलेट किया है। बर्थ रेट से हम बर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल। इसको हमने बस क्या करना है, इसकी जो 100 के साथ वैल्यू होती है उसको रिमूव करना है। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस आएंगी, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट दैट इज गिवन। इन अ पॉपुलेशन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years। जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और उसका साइज डबल हो गया है इन 3 years। 3 years टाइम में उनका पॉपुलेशन डबल हो गया। वट इज़ द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। हमने इंट्रेंसिक रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो ग्रोथ कैसी होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर टाइम, which is equals to Rn, which is equals to Rn।